YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट के कुछ दिन बाकी हैं और इन सारे दिनों में हमें फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। मतलब ऑलरेडी आपका स्टडी हो चुका है, ऐसे मैं कंसिडर कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने वन शॉट लेक्चर्स ऑलरेडी देखे होंगे, किसी और चैनल से किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करके वन शॉट लेक्चर्स बनाए हैं। मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस कवर ना करते हुए अभी लास्ट के कुछ दिन बाकी है। मान लो किसी स्टूडेंट का बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे मान के चलते हैं, तो ये वन शॉट लेक्चर्स जो है, अगर आप इतना भी करते हो तो भी आपके फिजिक्स के 70 आउट ऑफ 50-60 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, अगर आप इतने भी वन शॉट के इतने सारे लेक्चर्स करते हो तो। क्योंकि अभी तक जो हमने जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, टोटल 7 चैप्टर्स, मतलब पार्ट 1 में पूरा अपलोड कर चुकी हूँ और पूरे पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स है सबको 7 मार्क्स विथ ऑप्शन है। तो वन शॉट लेक्चर्स आप उतने भी करते हो तो उसमें से मतलब 7 मार्क्स के 7 चैप्टर से, तो 7 49, मतलब नियरली इक्वल टू 40 हम मान के चलते, 40 मार्क्स आपके सिक्योर हो चुके हैं। अभी आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चैप्टर नंबर 8 जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। तो बच्चों, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स एक बहुत ही बड़ा बर्डन लगता है, उनको लगता है कि होगा कि नहीं, पास होंगे कि नहीं। बच्चों, ये हम सोचते बहुत ज्यादा है। बच्चों, सोचने से बेटर है हम लोग क्या करें, एक्शन लें। मतलब अभी जितने दिन बाकी है, इतने दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचो। कुछ होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, पढ़ाई होगी कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस जो दिन बचे हैं उनके ऊपर फोकस करके मैं क्या कर सकता हूँ ये आपको करना है। मैं फिजिक्स के लिए बोलूंगी आपको, बस जो मेरे वन शॉट है उतने देखो। वन शॉट का सीक्वेंस मैंने कुछ इस प्रकार बनाया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को बस डेरिवेशन चाहिए होती, तो डेरिवेशन के साथ साथ मैंने थियोरेटिकल पार्ट जो प्रीवियस ईयर पूछा गया उतना मैंने लिया है। 1996 से लेके 2022 तक सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ताकि आपका एंट्रेंस का भी यहाँ पे कवर हो जाए, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैंने इंक्लूड किए हैं। देन न्यूमेरिकल्स मैंने इंक्लूड किए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल वो इंक्लूड किए हैं। एंड देन उसके बाद एमसीक्यू स्पेशली उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। मतलब जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैंने वन शॉट के अंदर इंक्लूड किया है। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बच्चों, ये वन शॉट लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी स्टूडेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया है, वो भी अगर ये वन शॉट लेक्चर्स देखता है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 50-60 मार्क्स फिजिक्स में 70 आउट ऑफ वो 100% ला सकता है। तो आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, उसको एंड तक जरूर देखें। हर क्वेश्चन को मेरे साथ ही लर्न करना है। मतलब इसके प्रीवियस ईयर जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, जितने भी वीडियोस अपलोड किए, सारे वीडियोस जैसे लेक्चर चलेगा उसके साथ साथ आपका लर्निंग होना चाहिए। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आज अगर आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हो, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप प्रीवियस चैप्टर जितना भी आपको स्टडी हुआ है उन सबको अभी रिवाइज करो, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करो। अगर ऐसे पढ़ोगे बच्चों तो 100% गारंटी के साथ कहती हूँ 50-60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो चलते, पहले कैमरा चेक कर लूँ ठीक से वर्किंग कर रहा है कि नहीं। बच्चों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सब लोग हेडफोन लगा के बैठ जाओ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मतलब फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हुए हैं वो सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं।
फिजिक्स के वन शॉट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है बच्चों, वहां पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर पूछा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ एक्चुअली 11th का टॉपिक है। गॉस लॉ इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होप सो सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो इसके अंदर मैं उसको यूज करने ही वाली हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो बच्चों इस गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन, मान लो कोई 4 स्पीयर है। 4 स्पीयर मतलब एक ऐसा स्पीयर होता है, सर्कुलर शेप में एक स्पीयर है, उस स्पीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं। ये सबसे पहला एप्लीकेशन है। सिमिलरली इसी तरह अगर कोई चार्ज सिलेंडर है या फिर हम मान के चलते वायर है, एक वायर का छोटा सा पार्ट है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बाय यूजिंग गॉस लॉ, वो हम लोग देखेंगे। या फिर कोई शीट है, मान लो एक प्लेन शीट है, उस शीट के ऊपर टोटल सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस शीट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये डेरिवेशंस, ऐसे टोटल 3 डेरिवेशंस है इसके रिलेटेड, वो हमें देखने हैं। तीनों भी एप्लीकेशंस करके रखने, वैसे तो प्रीवियस ईयर में तीनों भी पूछे गए बच्चों, तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि तीनों भी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आपको करके रखने हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये तीनों एप्लीकेशंस तो है ही बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ डेरिवेशन है वो भी आप लोग करके रखो, वो भी मे भी पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तीनों एप्लीकेशंस का पहला एप्लीकेशन जो है, जो बहुत बार पूछा जाता है, वैसे अक्टूबर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। क्वेश्चन देखो क्या था, obtain an expression for electric field intensity at a point outside a charge conducting sphere। मतलब एक चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर हमने लिया है जिसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्पीयर के ऊपर, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑब्वियसली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो आउटवर्ड रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है कुछ इस तरह, ठीक है। दिस इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, एक आर जितने डिस्टेंस पे, कितने आर, यहां से देखो कैपिटल आर जितने डिस्टेंस पे, नहीं सॉरी स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे, कैपिटल आर तो इसकी रेडियस है बच्चों, कैपिटल आर जो है ये इसकी रेडियस रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, जिसका हमने गॉसियन सरफेस डीएस कंसिडर किया है, और इस पी पॉइंट का सरफेस डीएस कंसिडर किया। इस पी पॉइंट को लगा के हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ये स्टेप्स होती है बच्चों। ये स्पीयर है, स्पीयर का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर करो, इस स्पीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड रहेगा। फिर हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, जो कि आर जितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, उस पी पॉइंट का लगा के हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, और हमें इस पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी ये निकालने के लिए उन्होंने बोला है। तो इसके लिए हमने क्या किया देखो, अगर बच्चों डिटेल में देखना है ये सब कुछ, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर्स देखो, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है बच्चों। किसी को लगता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो लेक्चर्स है, टोटल 8 लेक्चर्स है वहां पे, तो 8 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट सर्च करो और उसके अंदर 2 की स्पीड से हो या फिर आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अगर आपको टाइम नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता, तो फिलहाल आपको इतने क्वेश्चंस तो भी परफेक्टली इस चैप्टर के करने ही पड़ेंगे। अभी हमने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यहाँ पे ई बार, उसी सरफेस और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर, एरिया वेक्टर जो दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए, मतलब ई बार भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों का एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 1। तो ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना है क्योंकि डेरिवेशन में मैं इसको यूज करने वाली हूँ। तो पहले हम इसका, और एक बात, हर एक डेरिवेशन का मैं एल्गोरिदम देती हूँ, मतलब सिंपल स्टेप्स टू लर्न द डेरिवेशंस। जो बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन लर्निंग करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो उनके लिए स्टेप्स अगर आप याद कर लोगे तो उससे फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टेप्स देती हूँ। देखो
ये स्टेप्स है, ये एल्गोरिदम है इस डेरिवेशन का। ये एल्गोरिदम में हमें सबसे पहले क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज डेंसिटी। देखो बच्चों, चार्ज डेंसिटी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर मतलब किसी लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो मुझे यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी होगी जिसका फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिमिलरली लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्यू अपॉन वी होता है। तो हम ये 2 यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी फिलहाल हमें कौन सा यूज करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनका यहाँ पे यूज है, आगे जाके जो डेरिवेशन है उनके अंदर हम इसका यूज करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे पहले हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे बच्चों। इसमें एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर आएगा बिकॉज स्फीयर का फॉर्मूला एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हम एक पॉइंट पी कंसिडर करने वाले, जैसे कि मैंने बताया, उसका हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स हम छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे बच्चों एंड ये छोटे से फ्लक्स को हम डी फाई से डिनोट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ई बार डॉट डी एस बार, ठीक है। फिर हम ई बार डॉट डी एस बार निकालने के बाद फाई निकालेंगे। फाई में क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन लेना है डी फाई का एंड देन इसको सॉल्व करते जाना है। इसके अंदर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ क्या है देखो बच्चों, गॉस लॉ भी बताती हूं मैं। गॉस लॉ है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड देन हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। ये एल्गोरिदम है सबसे पहले डेरिवेशन का। तो अभी चलते हैं सबसे पहला डेरिवेशन स्टडी करने। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ एल्गोरिदम में बताना भूल गई मैं। सबसे पहले तो हमें डायग्राम यहाँ निकालना है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा टारगेट ये है, हमें यहाँ तक अचीव करना है, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले डायग्राम होने के बाद हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमने एक होलो स्फीयर कंसीडर किया जिसकी रेडियस मैंने आपको ऑलरेडी बताई कितनी है, आर, ठीक है। उसके बाद लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू ए। एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट किया जिसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लेट अस कंसीडर, मैंने जैसे बोला पी पॉइंट कंसीडर करना है तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ओके। उसके बाद उस पी पॉइंट को लगा के हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, वो यहाँ पे लिखो। इमेजिन द गॉसियन सरफेस विच इज सेपरेटेड, विच इज सिमेट्रिक। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, सॉरी बच्चों, विच इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है मतलब सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे वो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। जैसे कि मैंने बताया थीटा कितना है, 0। Let us consider small angle ds bar having area vector parallel to e bar, then angle between them is theta is equal to 0 degree, cos 0 is equal to 1। ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया, क्यों आगे हमें लगने वाला है इसलिए। आगे चलते हैं, आगे देखो। उसके बाद है हमें क्या निकालना है, डी फाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा, अभी ये 2 पॉइंट्स तो हो गए, अभी हमें डी फाई निकालना है। डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बार डॉट डी एस बार। बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई डी एस, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमने कितनी ली है, 1 ली है, दैट इज कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ ई डी एस हमें मिलेगा डी फाई। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें फाई लेना पड़ेगा इस स्टेप में, इसका इंटीग्रेशन लो। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस पुट करो, ई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालो, डी एस का इंटीग्रेशन आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पुट किया बाय गॉस लॉ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब अप्लाई करो गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 2 and 3 को कंपेयर करो क्योंकि दोनों की फाई की वैल्यूज है 5 5, तो ये भी और ये भी दोनों इक्वल आएंगे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी ना यहाँ पे, ये
सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कीप एज इट इज एंड ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई गेट कैंसल, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ई इज इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे इसको इक्वेट करने के बाद 4 पाई कैंसिल होगा, ये आर स्क्वायर इधर शिफ्ट करो तो इस साइड आके डिवाइड होगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी हमारा फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आप लोग इसका डेरिवेशन सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, तुरंत जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, वीडियो को पॉज करना है, पहले समझ लेना है। अब आप लोग क्या करोगे, एक नोटबुक लो, उस नोटबुक के अंदर जितना मैंने बताया है इसको पॉज करो और खुद लिखने की कोशिश करो। पहले तो स्टेप्स लर्न कर लो, ये जो स्टेप्स मैंने बताई है एल्गोरिदम, पहले एल्गोरिदम लर्न कर लो, एल्गोरिदम एक साइड में लिख लो, एल्गोरिदम का यूज करके पहले लिख के देखो, एल्गोरिदम भी लर्न करना है। एल्गोरिदम लर्न करने के बाद 1-2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बच्चों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही इसका सेकेंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सेकेंड एप्लीकेशन मतलब प्लेन शीट, जैसे कि मैंने बताया एक सिलेंडर, एक प्लेन शीट एंड स्फीयर। अभी प्लेन शीट का उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, इसका ईयर रह गया जुलाई 17 में पूछा गया सवाल है बच्चों, जुलाई 2017 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो, obtain an expression for electric field intensity at a point outside uniformly charged thin plane sheet। हमने क्या किया, एक थीन प्लेन शीट लिया है बच्चों, सबकी स्टेप सेम है, स्टेप सबकी सेम है। एक डायग्राम निकालना है, थीन प्लेन शीट, अभी स्फीयर के बजाय प्लेन शीट ले लो, एक पॉइंट ले लो पी पॉइंट, यहां पे भी एंड यहां पे भी, यहां का पॉइंट हमने पी लिया तो यहां का पॉइंट क्या रहेगा, पी डैश रहेगा। ठीक है, उसका एक छोटा सा गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है डीएस, ये डीएक्स का वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरे प्लेन शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी और पीछे वाली डायरेक्शन में ये रहेगी। तो दोनों के साइड में हमने ई बार और डीएस बार लिया है, तो दोनों साइड में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो दोनों की एडिशन हमें करनी पड़ेगी, राइट। तो चलते हैं, अब ये दोनों भी क्या है, इसका गॉसियन सरफेस देखो, क्या ये इसका गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, तो ये उसका गॉसियन सरफेस रहेगा और ये दोनों साइड की एडिशन हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। स्टेप्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार रहेगी, एल्गोरिदम है, दे देती हूँ पहले। एल्गोरिदम सेम है जैसे हमने पिछला एल्गोरिदम स्टडी किया था, सेम वैसा ही एल्गोरिदम यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं। क्या मेरा ठीक से चल रहा है बच्चों? हाँ, तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हम लोग डायग्राम निकालेंगे, दोनों का सेम है बच्चों, एल्गोरिदम थोड़ा बहुत चेंज है। उसके बाद हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, वही फॉर्मूला यूज करना है। फिर गॉस लॉ अप्लाई करो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम फाई ऑफ शीट निकालो, जैसे फाई ऑफ स्फीयर निकाला था वैसे फाई ऑफ शीट निकालो, दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यकीन मानो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीईटी में बहुत सारे सवाल मैंने देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीईटी में बहुत अवेलेबल है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इसका अभी चलते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। डायग्राम तो मैंने बता दिया, डायग्राम कुछ इस प्रकार आप लोग ड्रॉ करोगे। उसके बाद आते हैं सेम स्टेप से, देखो बच्चों, कंसिडर एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, वहां पे हमने स्फीयर कंसिडर किया था, यहाँ प्लेन शीट कंसिडर करेंगे। क्यू, उसके ऊपर क्यू जितना चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज ऑन द प्लेन शीट। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी इसकी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए बनेगा। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑन द सेम डिस्टेंस। पी पॉइंट पे हमने क्या किया, हमें आर जितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट कंसीडर किया, इसके सराउंडिंग में गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, जो दोनों साइड के पी एंड पी डैश हमें कंसीडर करने हैं। ओके, उसके बाद ds बार इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल एरिया एट अ पॉइंट P, इसके ऊपर हमने एक ds बार का एरिया कंसीडर किया, राइट, जिसका जो जिस डायरेक्शन में ds बार एट अ पॉइंट P विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड इट्स वेक्टर। देखो बच्चों, ये फील्ड है, ये फील्ड को परपेंडिकुलर है एंड इट्स वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, सो इज पैरेलल टू द फील्ड। मतलब देखो,
ये एरिया यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? एरिया वेक्टर मतलब याद है ना आपको, मैंने बताया था छाता, ये छाता है, छाता मतलब एरिया, और छाते की डंडी मतलब ये एरिया वेक्टर रहेगा, ये एरिया और ये इसका एरिया वेक्टर। तो ये उसको फील्ड को परपेंडिकुलर है, फील्ड इधर जा रही है, तो ये एरिया वेक्टर एरिया उसको परपेंडिकुलर है, तो उसका वेक्टर उसको पैरेलल रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये वेक्टर उसका मतलब छाता इधर परपेंडिकुलर है फील्ड को, तो छाते की डंडी क्या रहेगी? उसी फील्ड के अंदर रहेगी ना, मतलब पैरेलल। तो विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड इट्स वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड, ये हमें लिखना है। ऐसे 4 पॉइंट्स हो गए। आगे का स्टेप क्या है? अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है बच्चों? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ बोला कि तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमें निकालना है टोटल फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन शीट। यहाँ पे मैंने क्या बताया? P का एक फ्लक्स आएगा, P डैश का एक फ्लक्स आएगा। फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया। फाई इज इक्वल टू फाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार फॉर P एंड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार फॉर P डैश। दोनों का ई बार जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। अब यहाँ पे ईडीएस कॉस थीटा बनेगा, ईडीएस कॉस थीटा, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलती है, तो हम लेते हैं ईडीएस ईडीएस, डॉट प्रोडक्ट लिया। ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन ए, डीएस का क्लोज इंटीग्रेशन ए, तो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA बनेगा। अब इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। ओके, इक्वेटिंग, मान लो इसको इक्वेशन 1 मैंने बताया, इसको इक्वेशन 2 मैंने लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट स्टेप में हमें वही करना है ना, इक्वेट करना है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट किया तो क्या मिलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या है Q की वैल्यू? सिग्मा इंटू ए, तो वो यहाँ पे पुट करो, Q की जगह पे सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो यहाँ A और A कैंसिल होगा, और E इज इक्वल टू 2 को इधर शिफ्ट करो, E इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, यही हमें प्रूफ करना था। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, चार्ज ऑन प्लेन शीट नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके बच्चों, ऐसे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसी तरह अभी हम लोग आगे जो एक चार्ज सिलेंडर है उसका लेने वाले हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद हम लेते हैं लॉन्ग वायर या फिर चार्ज सिलेंडर का। बच्चों उसके बाद चलते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन जो पूछा जाता है, थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। थर्ड एप्लीकेशन मतलब सिलेंडर का पूछा गया था। देखो इसमें और थोड़ा एडिशनल था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में बताती हूँ। जुलाई 2018 में ये सवाल आपको पूछा गया था। इन्होंने गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी पूछा है, स्टेटमेंट के साथ थर्ड एप्लीकेशन पूछा है। हो सकता है स्टेटमेंट के साथ सेकेंड एप्लीकेशन पूछे, स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट एप्लीकेशन पूछे, तो उस प्रकार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। अब सिलेंडर का एप्लीकेशन देखो, स्पीयर का हो गया, शीट का हो गया, अभी सिलेंडर का। अब हमें वायर लेना है, ओके, सिलिंड्रिकल वायर। लेकिन उसके पहले गॉस लॉ पता है बच्चों, यूज कर चुके हैं हम लोग। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई को ही हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन अ सरफेस पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। या फिर देखो, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फाई थ्रू सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस ये फॉर्मूला लर्न कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the net charge enclosed by the surface per unit एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। बस इतना डेरिवेशन आपने लर्न कर लिया तो गॉस लॉ लर्न करना बहुत आसान है। और उसी का यूज करके फिर हम लोग देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन जो कि सिलेंडर का है। उसके बाद ये आंसर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे हम पहले एल्गोरिदम में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे डायग्राम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल।
गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करना है, देन टोटल फ्लक्स ऑन सिलेंडर निकालना है। जैसे कि देखो गॉस लॉ हर जगह पे यूज हुआ है, देन फ्लक्स ऑन सिलेंडर निकाला, फ्लक्स ऑन शीट निकाला, फ्लक्स ऑन स्पीयर निकाला, वैसे यहाँ पे फ्लक्स ऑन सिलेंडर निकालना है। वो क्या है, बस एरिया सबका चेंज हुआ बच्चों। इसमें एरिया क्या था, स्पीयर में 4πr² था, उसमें एरिया का ए ही हमने लिया क्योंकि शीट है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया ही आएगा उसका। एंड इसमें क्या आएगा 2πrl सिलेंडर का, यहाँ पे एरिया बस चेंज होगा, E इज इक्वल टू 2πrl। फिर हमने ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, इससे E मिलेगा, 2πrl को शिफ्ट करो तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट r इंटू एल। क्यू अपॉन एल की जगह पे हम लैम्बडा पुट कर सकते हैं, लैम्बडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब इसी को एल्गोरिदम को यूज करके अभी हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम निकाला, देखो बच्चों ये सिलेंडर हमने लिया है, ये सिलेंडर आर जितने रेडियस का है। फिर हमने एक पॉइंट यहाँ पी कंसीडर किया, जो पी पॉइंट स्मॉल आर जितने डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से। उसके बाद यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया ds, वो ds का वेक्टर इस डायरेक्शन में है ds बार, और इसी डायरेक्शन में क्या है e बार है, ठीक है। अब देखो ये लेंथ है इस सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस सराउंडिंग दिस सिलेंडर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जिसका लेंथ कितना है, स्मॉल l है, ठीक है। अब ये कैपिटल R, ओके, और ये स्मॉल l, इसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब इसी को देखो यहाँ पे भी ds बार का वेक्टर और e बार का, ये छोटा सा है, ये टोटल गॉसियन सरफेस है जो कि r जितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e बार और ds बार दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया ये वेक्टर परपेंडिकुलर है लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल है e बार को, तो दोनों के अंदर अगेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। cos 0 की वैल्यू 1 आएगी तो वहां पे हमें 1 लिखना है। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे भी लेना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। अगर एक डेरिवेशन लर्न कर लो तो बाकी के बस रिवाइज करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग वायर और सिलेंडर हैविंग रेडियस r, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लेट एप्सिलॉन लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन को ही हम एप्सिलॉन नॉट के भी बोल सकते, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। लैम्बडा लिया हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एल, वेर क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा, एल को इधर शिफ्ट करो, लैम्बडा इंटू एल बनेगा। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, कंसिडर गॉसियन सरफेस एट अ डिस्टेंस r एंड हैविंग लेंथ l। हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया जिसका डिस्टेंस है r और उसकी लेंथ कितनी है l। Consider ds bar be the small area of the Gaussian surface which is perpendicular to e bar and having vector parallel to e bar, ठीक है। उसके बाद देखो d phi हमने कंसिडर किया, d phi इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स ऑन ds बार। सिमिलरली d phi इज इक्वल टू e बार डॉट ds बार लेते हैं हम लोग, e ds cos थीटा, थीटा यहाँ 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 है, सो d phi इज इक्वल टू e ds यहाँ पे हमें मिलेगा। सो टोटल फ्लक्स इज phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e ds, यहाँ phi इज इक्वल टू e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, सो phi इज इक्वल टू e इंटू 2πrl हमें यहाँ पे मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन की वैल्यू 2πrl। सो बाय गॉस लॉ phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें यहाँ यूज करना है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 2πrl, सो e इज इक्वल टू हमें मिलेगा q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r इंटू l। सो q अपॉन l की जगह पे हम लैम्बडा भी पुट कर सकते हैं, या फिर q की जगह पे आप लैम्बडा l पुट करो, l कैंसिल होगा, लैम्बडा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। बहुत सिंपल है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ऐसे ही इसको अंडरस्टैंड करके खुद लिखने की कोशिश करो, यकीन मानो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखते आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोटो निकाल के पेस्ट किया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है लिखने में टाइम बहुत जाता है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको पेस्ट ही कर दूं। देखो सिंपल है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे आपको पता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एंड निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें कोइंसाइड नहीं होता उसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को, सॉरी उल्टा बता दिया बच्चों मैंने, पॉजिटिव और निगेटिव कोइंसाइड होते हैं उनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, मतलब जहां पोल फॉर्म नहीं होते।
अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर आया तो पोल फॉर्म हो गए, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन गया। और अगर मान लो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए तो पोल फॉर्म हुए क्या? नहीं, तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन गया। तो ऐसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का हमें क्या निकालने के लिए बोला है? पोलराइजेशन डिफाइन करने के लिए बोला। अक्टूबर 2015 में ये सवाल था। विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज पोलराइज्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, डिफाइन पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया, नॉन पोलर मटेरियल, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, ठीक है। अब इनिशियली क्या हुआ बच्चों, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर थे, कोइंसाइड थे। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये जो सेंटर में थे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पोल्स फॉर्म हो गए, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले इनिशियली वो कोइंसाइड हो रहे थे, अभी धीरे धीरे वो क्या हुए, इस साइड में खींचे गए, तो ये ऐसे रोटेट हो गए, मतलब डाइपोल हो गया इनका, डाइपोल मोमेंट हुआ उनका। इसी डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। उसको एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं और डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। इसी को अभी हमें लिखना है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करोगे बहुत अच्छे से। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका पॉइंट वाइज आप आंसर लिखोगे। देखो कैसे, सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हमने यहाँ पे पुट की है। The center of the positive charge in each molecule of non-polar dielectrics is pulled in the direction of E0. Positive charge कहाँ pull करेगा? In the direction of E0, and negative charge displaced in the opposite direction, while the center of the negative charges are displaced in the opposite direction. Thus the two center are separated and the molecules get distorted. दोनों center separate होंगे, molecules distorted होंगे. The displacement of the charges stops when the force exerted on them. डिस्प्लेसमेंट स्टॉप होगा, जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो दोनों डिस्प्लेसमेंट स्टॉप होगा, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएंगे एंड देन डिस्प्लेसमेंट स्टॉप होगा ऑन देम, बैलेंस बाय द रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स। देखो, जब ये सेपरेट हो रहे थे उस वक्त उनके ऊपर एक इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट हो रहा था, मतलब ये इस साइड जा रहा था और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स उसको इस साइड खींच रहा था, उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, मतलब वो रोटेट हो गया। ये इस साइड जाना चाहता है लेकिन टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो उसको इस साइड खींचता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये ऐसे रोटेट होता है कुछ इस तरह, नहीं तो पूरा ऐसे डिस्प्लेस हो जाता, डिस्प्लेस नहीं होता, रोटेट होता है, और इसी डाइपोल मोमेंट को हम टॉर्क बोलते हैं। ईच मॉलिक्यूल बिकम्स अ टाइनी डाइपोल having a dipole moment and the induced dipole moment of different molecule add up giving the net dipole moment, the dielectric in the presence of electric field. सबका डाइपोल मोमेंट इकट्ठा करके हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है और वो उस प्रकार टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पे पूछी है। सर्टन सब्सटेंसेस व्हेन आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, certain substances when are placed in an external field, their positive and negative charges get displaced in opposite direction and the molecule develop a net dipole moment called as polarization. अगर हमने किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं एंड प्रोड्यूस नेट डाइपोल मोमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, उसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा गया था। व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी मैंने बता दिया आपको, मैंने जब एक्सप्लेन किया प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने उसके अंदर बताया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते, मतलब पोल्स फॉर्म करते हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और जहां पे कोइंसाइड होते हैं उसको हम देखो यहाँ पे दिखा है, पॉजिटिव चार्ज इधर होता है, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर है, तो ये नॉन पोलर हुआ, ये पोलर हुआ। यहाँ ये डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। A dielectric molecule in which the center of mass of positive charge protons does not coincide with the center of mass of negative charge,
दोनों कोइंसाइड नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, इनका जो है सेंटर कोइंसाइड नहीं हो सकता बच्चों, है ना। मान लो HCl, यहाँ पे HO2 हमने लिया, ये O है, यहाँ H है, यहाँ H है, HO, तो इसका निगेटिव सेंटर यहाँ पे रहेगा, इसका इन दोनों का पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे आएगा। H प्लस O माइनस है ना, O माइनस है तो निगेटिव सेंटर इधर रहेगा, इन दोनों का प्लस, इसका प्लस बैलेंस करके यहाँ पे आएगा। तो माइनस इधर प्लस इधर, ये दोनों अलग अलग जगह पे है, कोइंसाइड नहीं हुए, तो ऐसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे। अब जैसे कि H2 है, H2 का मैंने लिया तो H इधर, एक सेकेंड ना, H इधर और एक H इधर, तो दोनों का पॉजिटिव एंड निगेटिव यहाँ, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ कोइंसाइड होंगे, तो दोनों के कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, H2 दोनों का पॉजिटिव एक ही जगह पे आ रहा है, इसका मतलब दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव कोइंसाइड हो रहे है ना, बट यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहे, वो सेपरेट है। तो ये पॉजिटिव, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने के लिए लूं तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ निगेटिव बनेगा, डाइपोल फॉर्म हो रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना, दो पोल्स सेपरेटेड है, तो उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे ये कोइंसाइड है, नॉट कोइंसाइड है, वैसे यहाँ पे सेम डेफिनेशन, बस आप क्या लिखोगे, कोइंसाइड लिखोगे। तो ये परमानेंट डाइपोल होता है, जैसे कि हमने अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसको हमने डाइपोल मोमेंट दिया था, बट यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर का परमानेंट डाइपोल होता है। दे एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स as the charge are separated by a small distance। फॉर एग्जाम्पल लिख दो, डायग्राम निकालो, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। समझ आया सबको, बहुत सिंपल है। और उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। इसको सेकेंड क्वेश्चन में डेफिनेशन में नॉट कोइंसाइड की जगह पे कोइंसाइड करो, इनका सिमेट्रिक शेप होने की वजह से जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, तो रोटेशन के चांसेस ही नहीं है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल H2N2O2 CO2 बेंजीन मेथेन, ऐसे उसके एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर जो लिखोगे, इसके ऊपर बहुत बार बच्चों मैंने MCQs में भी बहुत सारे सवाल इस थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर देखे हैं। बस आपको नॉन पोलर और पोलर का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया। मार्च 2022 में पूछा गया सवाल था बच्चों, और बहुत सिंपल था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या है, कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटर क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बहुत बार मतलब एक्सप्लेन किया है, वीडियो लेक्चर जिन्होंने मेरे देखे हैं उसके अंदर मैंने कैपेसिटर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिया है, तो वापस थोड़ा एक बार बता देती हूँ। कैपेसिटर मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे किसी का शॉप होगा तो उसको पता होगा, गोडाउन नाम की एक चीज होती है ना। जैसे कि हमारे घर में भी एक गोडाउन होता है। गोडाउन में हम लोग क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है गोडाउन में जितना भी एक्स्ट्रा का मटेरियल होगा, मान लो बहुत सारी शुगर खरीद के रखी, हमें इतनी सी शुगर लग रही है तो हम बची हुई शुगर गोडाउन में रख देंगे, जब उसको जरूरत होगी तब हम उसको यूटिलाइज करेंगे। बस कैपेसिटर गोडाउन का काम करता है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है, और जब भी जरूरत होगी सडनली अपना चार्ज उसको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल फैन है, तो फैन के अंदर, फैन को देखो जब हम स्टार्ट करने वाले हैं फैन को, तो उस वक्त उसको ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नींद में हैं, नींद से उठने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, इक्विपमेंट होगा, जैसे कि फैन होगा, फ्रिज होगा, या फिर कोई भी डिवाइस हो हमारे घर के अंदर, तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा करंट की जरूरत पड़ती है। तो उस डिवाइस के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट फिट किया है, इक्विपमेंट फिट किया है, उसका नाम है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करेगा, खुद के अंदर चार्ज को स्टोर करके रखेगा, और जब जरूरत होगी उस इक्विपमेंट को, वो सडनली उसको दे देगा। ओके, मतलब वो धीरे धीरे चार्ज, उसके अंदर दो प्लेट्स होती है, इस कैपेसिटर के अंदर ऐसी दो प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स क्या करती है, चार्ज स्टोर करने का काम करती है। तो ये चार्ज को स्टोर करके रखेगा, ये प्लस और ये माइनस प्लेट होगी, ये खुद के अंदर चार्ज स्टोर करके रखेगी, और जब जरूरत होगी सडनली उसको दे देगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, C = चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल Q/V। ओके, V जितना ज्यादा कैपेसिटी उतनी कम, V जितना कम कैपेसिटी उतनी ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा उसने स्टोर कर, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल, कितना चार्ज वो स्टोर करके रख सकता है, उसकी एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो इसका डेफिनेशन आपको पूछा था 2019 में विथ SI यूनिट के साथ।
द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। और ये इसका ऐसा यूनिट जो है फैरेड नाम का एक साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया था, तो इसकी वजह से इसका ऐसा यूनिट है फैरेड। तो फैरेड इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला भी याद रखो बच्चों, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आगे जाके बहुत सारी जगह पे हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं। ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका, ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, दैट इज इक्वल टू फैरेड। तो माइक्रो फैरेड, स्मॉलेस्ट कैपेसिटर होगा तो माइक्रो फैरेड की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, या फिर पिको फैरेड भी बहुत बार दिया होता है तो 1 इंटू 10⁻12 फैरेड। ऐसे आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। तो ये उसका कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पूछा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मार्च 2013 में पूछा गया सवाल था, बस डायग्राम आपको पूछा है किसका, नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, जो दो प्लेट्स मैंने बताई ना कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके अंदर हमने क्या भरा है, एक चिप ली है किसकी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक चिप ली है, उसके अंदर हमने रखी। तो क्या होगा देखो, ये चिप के अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, इस डायरेक्शन में निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इसका पॉजिटिव इधर है ना और इसका निगेटिव इधर है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ अमाउंट में माइनस हो रही है, ठीक है। T जितने थिकनेस का हमने ये प्लेट रखा है और D जितने डिस्टेंस, दो चार्ज प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और हमेशा सेकेंड प्लेट को ग्राउंड किया होता है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो बस इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना था, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों और इसको तुरंत लर्न भी करते चलिए। उसके बाद देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 का, 2019 में इतने ही सवाल हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बस इतने पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम कैपेसिटेंस इन अ सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल का डेरिवेशन आपने नहीं लिया क्या, बच्चों वो भी करके रखो। बहुत सिंपल डेरिवेशन से देखे जाए तो जिनका पूरा पढ़ाई हो चुका है, अभी इतना टाइम नहीं था, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल के ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। वो भी सिंपल, वो डेरिवेशन तो बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बुक में जाके देख सकते हैं या फिर मेरे वीडियोस देखो, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जिनको और लगता है कि इस चैप्टर से और करना चाहिए तो कैपेसिटेंस इन सीरीज कैपेसिटेंस इन पैरेलल के डेरिवेशंस भी करके रखो। तो इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इसकी एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और हमें बहुत सिंपल है। एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क डन। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना है। वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लेने के लिए पहले डायग्राम निकालना होगा। हमने एक कैपेसिटर लिया, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। बच्चों दोनों के सिंबल में डिफरेंस है। बैटरी का सिंबल एक छोटा एक बड़ा होता है, लेकिन कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स जो है वो, दोनों प्लेट जो है वो सेम लेंथ की होती है। तो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किया है, निगेटिव को निगेटिव कनेक्ट किया है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट निगेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस केस में क्या होगा, अभी सबसे पहले हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q डिवाइड बाई V। अभी मैंने बताया C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन C, ठीक है। कंसिडर अ कैपेसिटर हैविंग C इज इक्वल टू कैपेसिटी of the capacitor, Q is equal to charge on the capacitor and V is equal to potential of the capacitor। फिर C is equal to हमने लिया Q डिवाइड बाई V, ठीक है। इसकी वजह से V इस साइड शिफ्ट किया, C इस साइड शिफ्ट किया, तो Q अपॉन C बनेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी देखो चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, बट उस चार्ज के ऊपर अपोजिशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो चार्ज फ्लो करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस करेगा,
तो इसका मतलब हमने वर्क डन किया। तो स्मॉलेस्ट वर्क डन एक चार्ज के लिए हम निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। तो हमने स्मॉलेस्ट वर्क डन लिया DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम द प्लेट्स। प्लेट्स में से चार्ज को मूव करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। DW इज इक्वल टू V इंटू DQ आएगा। वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू DQ, क्योंकि देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा, V इंटू Q। तो DW इज इक्वल टू बनेगा V इंटू DQ। यहाँ DW लिया तो यहाँ DQ लेना पड़ेगा स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए, स्मॉलेस्ट वर्क डन। DW, V का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C, वो यहाँ पे पुट करो इंटू DQ। मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए मैं इंटीग्रेशन लूंगी 0 टू Q DW। DW की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C, DQ यहाँ पुट कर दो। 1 अपॉन C कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद W इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन C 0 टू Q, Q इंटू DQ। तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C एज इट इज, और Q को हमने इंटीग्रेट किया तो मिलता है Q स्क्वायर अपॉन 2 0 टू Q। तो Q की जगह पे एक बार Q पुट करेंगे, Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 पुट किया। 2 दोनों में से कॉमन, ये तो कट हो जाएगा, 0 है तो मतलब ये वैल्यू चली जाएगी। 1/2 बाहर लिया, Q स्क्वायर अपॉन C लिया, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। वर्क डन इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U। तो U इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला याद रखो। इसके अलग अलग फॉर्म्स में बताती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलग अलग फॉर्म्स देखो क्या है बच्चों, ये U इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। यहाँ C की जगह पे मैं Q बाई V पुट कर सकती हूँ, तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, CV। V को इधर शिफ्ट करो, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू Q की जगह पे CV स्क्वायर पुट किया, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई C। तो ये C और ये C, एक C यहाँ पे कैंसिल होगा, U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर बनेगा। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V एज इट इज। तो U इज इक्वल टू, एक मिनट, मतलब वो फॉर्मूला C की जगह पे हम Q बाई V भी पुट कर, अलग अलग फॉर्म, ये Q V के फॉर्म में है, ये C V के फॉर्म में है, ये Q C के फॉर्म में है। ऐसे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैन डी ग्राफ जनरेटर के ऊपर, जो आपका लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर पूछा गया था। एक्चुअली मैंने जब लेक्चर्स लिए हैं, वीडियो लेक्चर्स बनाए, तो इसको मैंने ज्यादा डिटेल में लिखा नहीं है, बस एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि मैम वैन डी ग्राफ जनरेटर आपने बहुत फास्ट ले लिया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के दिया है, आप लोग यहाँ से उसको कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक मैंने वहां पे फास्ट लिए थे ना, तो मुझे लगा कि थियोरेटिकल पार्ट है बच्चे लिख लेंगे, बट इसलिए मैंने कमेंट पढ़ने के बाद इसको अभी अच्छे से पॉइंट वाइज लिख के दिया है। एज इट इज आप लोग लिखो। 4 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ 4 मार्क्स के लिए, या फिर बस कंस्ट्रक्शन पूछा तो आप बस इतना लिखो, वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों केसेस में आपको डायग्राम तो निकालना है। बच्चों वैन डी ग्राफ जनरेटर का मेन पर्पस क्या है पता है क्या, वहां पे हाई एनर्जी चार्ज आयंस, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई एनर्जी आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो कैसे होता है देखो, बहुत सिंपल है। क्या करना है, यहाँ पे हमने एक एस स्टील वेसल फिल किया है नाइट्रोजन के साथ, उसके अंदर हमने PP1 पुली ली है, PP1 पुली, और इस पुली के ऊपर एक बेल्ट लगाया है हम लोगों ने, ठीक है, और इसको स्प्रे ब्रशेस लगाए, एक ब्रश यहाँ पे, एक ब्रश यहाँ पे है, और इसको हमने एक DC सप्लाई दिया है 50 किलो वोल्ट का, जहां से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पास होगा। तो होगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पास होगा, ये ब्रश उसको क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इस बेल के ऊपर स्प्रेड करेगा, ये बेल क्या करेगा, इस C एंड D के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड करेगा। ओके, कुछ इस प्रकार इसका वर्किंग चलता है, और यहाँ से वो चार्ज स्प्रेड होने के बाद यहाँ से वो चार्ज बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोड पे जाता है, इलेक्ट्रोड पे वो हाई एनर्जी लेता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के वो पुल किया जाता है, और जल्दी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जाएगा तो हाई एनर्जी के साथ वो वहां से बाहर निकलेगा, फिर वहां से उस चार्ज को आप लोग जहां टारगेट हो वहां पे कोलाइड कर सकते हैं। ये कहाँ पे होता है पता है क्या, जहां पे मान लो एक प्लेन शीट है, उसके अंदर आपको चार्ज को पेनिट्रेट करना है बहुत फोर्सफुली, तो इस चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए, हाई एनर्जी चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको याद है साइक्लोट्रॉन, जस्ट लाइक दैट, साइक्लोट्रॉन में जैसे हम उस
इलेक्ट्रॉन को, उस चार्ज को स्पीड देते हैं, बहुत हाई स्पीड से बाहर निकालते, पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को नहीं, पॉजिटिव चार्ज को हाई स्पीड से बाहर निकालते। कुछ उसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको भी हाई स्पीड से एनर्जी के साथ आउट करते हैं और जहां टारगेट है उसके ऊपर उसको कोलाइड किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया उसी तरह मैंने यहाँ पे इसको लिख के दिया है बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज हॉलो मेटेलिक स्फीयर डी। लार्ज हॉलो मेटेलिक स्फीयर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, विच इज माउंटेड ऑन 2 इंसुलेटिंग कॉलम, जिसको हमने 2 इंसुलेटिंग कॉलम्स के ऊपर माउंटेड किया है। उसके बाद पुली ली है P1 एंड P2, पुलिस P1 एंड P2 जो कि चार्जेस को स्प्रेड ओवर करने का काम कर रही है। There are 2 pulleys P1 and P2. P2 is mounted at the center of the sphere D, while P1 is mounted near the bottom. ठीक है। उसके बाद हमने बेल्ट लिया BB, ओके, BB, ये BB बेल्ट है। बेल्ट ऐसे जाएगा ऐसे, जैसे कि हमारी साइकिल का चेन होता है बच्चों, जैसे साइकिल का चेन चलता है कुछ उसी तरह ये बेल्ट भी चलेगा लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पुली मतलब साइकिल को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो वो बेल्ट ऐसे ऐसे रोटेट होता है, कुछ उसी तरह ये रोटेट हो रहा है। A long narrow belt made up of insulating materials such as rubber or silk passes over the pulleys. The belt BB is driven by an electric motor. ये इलेक्ट्रिक मोटर उसको ड्रिवन कर रही है, ठीक है। उसके बाद होते हैं स्प्रे ब्रश। स्प्रे ब्रश यहाँ पे A है। It consists of large number of pointed wires is connected to positive terminal of a high voltage DC power supply. देन उसके बाद इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब है एक, जिसको ई नाम दिया है, इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब, जिसके अंदर एक आई नाम का इलेक्ट्रोड है। इट हैविंग एन इलेक्ट्रोड आई एट इट्स अपर एंड एंड कनेक्टेड टू अ डोम शेप कंडक्टर, ये एक डोम शेप कंडक्टर को कनेक्ट की है डाउनवर्ड डायरेक्शन से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ अ चार्ज, ये चार्ज यहां से बाहर ना जाए, इसको लिए हमने क्या किया है, स्टील वेसल लिया है जिसको हमने नाइट्रोजन से फिल किया है, ठीक है। तो वो हमें लिखना है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ अ चार्ज फ्रॉम द डोम, द पुली, बेल्ट एंड डोम एंड द पार्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड ट्यूब आर एनक्लोज्ड इन द लार्ज वेसल S, ठीक है, filled with nitrogen at high pressure for better insulation. A small quantity of freon gas is filled with the nitrogen. मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन फिल किया है ताकि उससे निकलने वाला चार्ज जो है वो लीकेज ना हो, इसलिए। फिर मेटल प्लेट्स है, M नाम की मेटल प्लेट यहाँ पे रखी है, देखो ये मेटल प्लेट है। ये मेटल प्लेट का काम भी जान लेते हैं। दिस प्लेट इज हेल्ड अपोजिट टू द ब्रश A ऑन द अदर साइड ऑफ द बेल्ट इज कनेक्टेड टू वेसल S विच इज अर्थ, जिसको अर्थिंग किया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार इसका क्या है बच्चों कंस्ट्रक्शन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज लिखोगे इसका आंसर, अगर पूछा जाए तो स्क्रीनशॉट निकाल के एज इट इज आंसर आप खुद लिख के देखोगे। बच्चों को सेंटेंस बनाते नहीं आते, इसलिए मैंने सेंटेंस के साथ इसको लिख के दिया है। उसके बाद डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करनी है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है बच्चों। और वर्किंग अगर आपको पूछा जाए तो वर्किंग भी मैंने लिख के दिया है, ये उसका वर्किंग। जुलाई 16 में वर्किंग पूछा गया था, जुलाई 16 में वर्किंग के साथ कंस्ट्रक्शन दोनों भी पूछे गए, तो 4 मार्च के लिए ये पूरा टॉपिक आप लिखोगे। लेकिन मार्च 9 में बस इसका कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम पूछा गया था, जुलाई 16 में ये वर्किंग के साथ पूछा गया था। तो वर्किंग में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे हम मोटर ऑन करेंगे बेल्ट घूमेगा, बेल्ट मोशन में आएगा। द इलेक्ट्रिक मोटर इज स्विच ऑन टू सेट द कन्वेयर बेल्ट इनटू मोशन, द डीसी सप्लाई इज देन स्विच ऑन, ओके। उसके बाद क्या होगा, पॉइंटेड ब्रश क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड करेगा बेल्ट के ऊपर। From the pointed ends of the spray, brush positive charge is continuously sprayed on the belt B. उसके बाद क्या करेगा, the belt carries this charge in the upward direction, वो बेल्ट क्या करेगा, उसको upward direction में लेके जाएगा। समझ आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग मोटर ऑन करेंगे, मोटर ऑन करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज ब्रश क्या करेगा, इसको स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करने के बाद ये इसके ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड करेगा, ओके। वही हमें लिखना है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द बेल्ट कैरीज दिस चार्ज इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर ब्रश सी उसको कलेक्ट करेगा एंड सेंड टू द डोम शेप कंडक्टर। एज द डोम इज हॉलो, डोम हॉलो है, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आउटर सरफेस, पूरी तरह से चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट्स पोटेंशियल राइजेस टू हाई वैल्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा एंड द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड आई ऑल्सो राइजेस, जो ई के अंदर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसका भी पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल बनेगा तो वो हाई एनर्जी देगा इसको। द पॉजिटिव आयन सच एज प्रोटॉन्स और ड्यूटेरॉन्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेते बच्चों, प्रोटॉन्स एंड ड्यूटेरॉन्स लेते हैं। देन इंट्रोड्यूस इन द अपर पार्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटेड ट्यूब,
एंड दीज आयंस रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, कहाँ, डाउनवर्ड डिरेक्शन में, repelled by the electrode I and accelerated in the downward direction. These ions acquire very high energy and these high energy charged particle are then directed so as to strike a desired target. उसके ऊपर आप strike desired target के ऊपर उसको strike करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं. ऐसे इसका वर्किंग है बच्चों. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. ठीक है, अब इसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ एंड देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में एमसीक्यूज. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की तरफ. ठीक है बच्चों, जितने भी टॉपिक्स में दे रही हूँ बहुत सोच समझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल के एंड देन, क्योंकि वन शॉट वीडियोस सीक्वेंस में पढ़ा रहे, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं. मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एक्सप्लेन करे. तो मुझे लगा ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है तो मैं कुछ अलग दे दूं, इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिए वन शॉट के अंदर. ठीक है, क्योंकि बच्चों के वन शॉट वीडियोस देख के हो चुके, उनको जरूरत है अभी कुछ भी रिवाइज करने की, इसलिए मैंने इस रिवीजन के, जिनका मान लो पूरा पढ़ाई हो चुका है वो भी इसको रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर को, और जिनका कुछ भी नहीं हुआ है उनके लिए भी ये फायदेमंद है. देखो बच्चों, अभी लास्ट मोमेंट के पढ़ के तो हमें आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो जितना हम कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा मैं देने की कोशिश कर रही हूँ. अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की तरफ. देखो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको एक बार. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर ज्यादा सवाल तो नहीं है बट फिर भी करके रखो. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ई मीडियम वगैरह ये सब कुछ. इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है ना, एंट्रेंस में है, यहाँ पे नहीं है ज्यादा. यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेज के ऊपर सवाल है मैं बताती हूँ आपको. इसके ऊपर भी नहीं है ज्यादा सवाल. हाँ, कैपेसिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर है. ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट डी कैपेसिटी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है. V इज इक्वल टू ई डी, इसके ऊपर भी सवाल है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं. देन ये 1/c कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब 3 कंडेंसर दिए हैं, 3 कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, C1, C2, C3 अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो ये फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. देन U का फॉर्मूला भी करके रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो ये फॉर्मूला, ये 1, 2 एंड 3, ये फॉर्मूलेज के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछे गए हैं. तो ये सारे फॉर्मूलेज जितने टिक किए इतने तो परफेक्ट करके ही जाने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, ये वाला भी. और एक फॉर्मूला कहा गया C इज इक्वल टू K इंटू C0, वो भी करके रखो बच्चों. ठीक है, ये वाला C इज इक्वल टू K C0, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन. V इज इक्वल टू ED, ये भी इंपॉर्टेंट है. वैसे तो मैं बोलूंगी सारे फॉर्मूले करो, अगर नहीं हो रहे तो इतने तो भी एटलीस्ट करके जाओ. ठीक है, चलते हैं अभी न्यूमेरिकल्स की तरफ. देखो सबसे पहला सवाल, ये तो आपका जो हमने एप्लीकेशन लिए उसी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है. क्वेश्चन देखो क्या है. हाँ, और ये भी है ना बच्चों, ये भी मैं बताना भूल गई, ये क्वेश्चन भी करके रखो, ये भी फॉर्मूला करके रखो, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलते हैं. देखो पीछे कहाँ जा रहे हैं मीनाक्षी मैम. हाँ, अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया देके रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करो 40 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा. Placed in air is uniformly charged with a charge 0.2 microcoulomb. Q is equal to 0.2 microcoulomb. माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ कूलम हमने पुट की. Determine the electric intensity at a point just outside its surface. Epsilon नॉट देके रखा है 8.85 इंटू 10⁻12 SI यूनिट. देखो सारे क्वेश्चंस, सारे गिवन पहले लिख लेना है. क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एंड मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया F निकालना है. तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा. और ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये फॉर्मूला क्या है, कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग, कंडक्टर ऑफ एनी शेप मतलब ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसका, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के हम लोग एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंसीडर करेंगे तो ये आएगा, के भी देके रखा है. तो सबसे पहले हमें निकालना है, एयर के लिए होगा तो K इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग. F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर आएगा और सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है.
देखो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग है, मैकेनिकल फोर्स का अलग फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। एक्चुअली न्यू सिलेबस में ये नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था, क्वेश्चन भी मार्च 2016 का है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला उसके अंदर आया है। तो चलते हैं, देखो पहले अभी हम लोग ई निकालेंगे। ई का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो। पॉइंट 2 कैसे किया समझ आया, देखो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K है ना, तो सिग्मा की जगह पे हमने Q अपॉन A पुट किया, तो सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A पुट करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा। Q की वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 है, एंड ये कितनी है, एरिया 40 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, एयर में है तो K इज इक्वल टू 1 पुट करना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट कर लिया, मतलब 20 बनेगा, 20 इंटू 10⁻6 की जगह पे -8 आएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिलता है 3.540, और पॉइंट को शिफ्ट किया तो 10⁻14 आएगा। फिर हमने 20, ये -14 को ऊपर शिफ्ट किया तो +14 बनेगा, 20 डिवाइड बाई 3.54 बनेगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आएगा, 20 डिवाइड बाई 3.4। बहुत सारे बच्चों को लॉग का प्रॉब्लम होता है, तो मैंने लॉग के साथ इसको सॉल्व करके दिया है। तो एंटी लॉग ऑफ 20 माइनस लॉग ऑफ 3.54 इंटू 10⁻6 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। 20 कितना है बच्चों, 20 का लॉग कितना होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट है तो 1 आएगा, 1.3010। लॉग में देख सकते 20 का 0 देखो, 3 है, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट आएगा, 35 का 4 देखो 5490। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 0.7520 आएगा इंटू 10⁻6 एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग देखो 5.649 और ये 10⁻6 एज इट इज रहेगा। 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आएगा। ये हुआ हमारा E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला था, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है। अब चलते हैं इसके F की तरफ। F निकालना है मैकेनिकल फोर्स, वही हाफ एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या था फॉर्मूला, K इंटू ई स्क्वायर ना, तो ये K इंटू ई स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे। ये हमने ऑलरेडी निकाला है, उसकी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है 2 से डिवाइड करके, है ना। ये 2 2 4 बनेगा, 2 4 8 बनेगा, 2 4 8 2 5, ये हमें आंसर मिलेगा। 10⁻12 एज इट इज, इसका स्क्वायर करना है इंटू 10⁻12। यहाँ पे भी अभी इसका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करो, बेटर वे लॉग टेबल यूज कर लो। 4.425 -12 + 12 दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा। एंटी लॉग ऑफ इसका लॉग इंटू है तो +2 आगे मल्टीप्लाई होगा, लॉग 5.649। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0.44 का 2 and 5 में देखो 6459, 5.0 पॉइंट आएगा 56 का 4 and 9 में देखो 7520। दोनों का एडिशन, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 2.1499 मिलता है, इसका एंटी लॉग किया तो 141.2 मिलेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट निकालते चलिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2008 में यह सवाल पूछा गया था, पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर। कैपेसिटर के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए बच्चों, कैपेसिटर के सारे फॉर्मूलेस करके रखो। कैपेसिटर के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उस पार्ट को अच्छे से करना है। मार्च 2008 का सवाल था, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं सारे, उस प्रकार आप प्रैक्टिस करोगे। A parallel plate of air condenser has area देके रखा है 2 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स इज 1 mm, मतलब D कितना दिया है 1 mm। 1 मिली की वैल्यू होती 10⁻³ मीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी, मतलब C निकालना है। एप्सिलॉन नॉट नहीं दिया होगा तो ये वैल्यू लर्न करके रखो, 8.85 into 10⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट बच्चों ये वैल्यूज जो है ना, आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज दी होती है। अगर नहीं दिया है तो आप वहां से जाके उसको लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जी की वैल्यू, सारी वैल्यूज वहां पे होती है। उसके बाद कैपेसिटेंस निकालना है C, तो C का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एरिया कितना है 2 into 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12, D कितना है 10⁻³ -3 को ऊपर शिफ्ट किया तो +3 बनेगा। ये सारी वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करो, 2 into 8.85 को 17.7 आएगा और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद -13 बनेगा। तो 1 एक डिजिट मैंने इधर शिफ्ट किया तो 1.77 into 10⁻12 फैरेड, तो इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइक्रो फैरेड, तो -6 मैंने बाहर निकाला और माइक्रो फैरेड ये वैल्यू बनेगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अक्टूबर 2009 में पूछा गया उसी फॉर्मूले के ऊपर, बस यहाँ पे उन्होंने
सी क्यू वी सारी वैल्यूज निकालनी है। देखो पहले ई निकालना है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी अपॉन डी। तो यहाँ वी उन्होंने देख के रखा है, यस डी भी दिया है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस, अच्छा तीनों भी निकालने। देखो क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आएगी हाफ मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर आएगा। डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2 mm है मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। वोल्टेज है 360 वोल्ट और k 1 आएगा क्योंकि एयर में रखा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज देके रखिए, आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ये सारी वैल्यूज है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब ये कैसे पहचाने मैम, अब देखो बच्चों वायर है तो वायर का पाई आर स्क्वायर लोगे, स्पीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर लोगे, ऐसे आपको याद, मतलब ये फॉर्मूले एरिया के फॉर्मूले। प्लेट है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंगे, ओके, उस प्रकार एरिया चेंज होगा। पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आएगा, तो क्यू का फॉर्मूला सी इंटू वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो सी वी आएगा। ई का फॉर्मूला वी अपॉन डी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 0.1 है, इंटू 8.8685 इंटू 10⁻12, ये 2 से डिवाइड कर लो, माइनस सी को ऊपर शिफ्ट करो, सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद मिलता है 1.39 इंटू 10⁻10। अब बच्चों प्रैक्टिस तो होना चाहिए, कैसे देखो, दिट इज 4.425 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, ये बनेगा 0.1 का 10⁻1, -1 का स्क्वायर किया तो -2, तो ये 10⁻2 है, ये -12 है, एंड ये नीचे की +3 ऊपर जाके बनेगी। इन सबको ऐड करके एंड देन पॉइंट शिफ्ट किया होगा तो 1.39 इंटू 10⁻10 फैरेड हमें वैल्यू मिलेगी। चलते हैं, और पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करना राइट में शिफ्ट करना वो याद रहेगा। अगर आप पॉइंट राइट में शिफ्ट करें तो वैल्यू माइनस से बढ़ती है 10 की पावर, वैल्यू लेफ्ट में पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करें तो वैल्यू प्लस से बढ़ती है, ये भी याद रखो बच्चों। मतलब क्या समझ आया, देखो 31.46 है, तो मान लो आपने 31.4.6 किया तो वैल्यू मैंने राइट में शिफ्ट की तो 10⁻1 आएगा, 1 डिजिट शिफ्ट किया तो 1, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2। मान लो आपने 3.14 किया तो वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट की, लेफ्ट में शिफ्ट की तो वैल्यू प्लस से बढ़ेगी +1, अगर 2 डिजिट शिफ्ट किए तो +2, 3 डिजिट शिफ्ट किए तो +3, ऐसे आएगा। ठीक है, तो राइट में, राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव लेते ना, उसका उल्टा ले लो, राइट यहाँ निगेटिव लेना है, लेफ्ट यहाँ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद बाकी है ना, ये Q निकालना है, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या है C इंटू वी, तो Q इज इक्वल टू C का वैल्यू 1.39 इंटू 10⁻10, V 360, दोनों का बस मल्टीप्लीकेशन करना है, हमें मिलता है 5 इंटू 10⁻8। तो E इज इक्वल टू है V अपॉन डी, थर्ड हमें निकालना है, सेकेंड हमें Q निकालना था, थर्ड हमें V निकालना था। V अपॉन डी, V कितना है 360, D कितना है 2 इंटू 10⁻3, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 2 18 जा 180 आएगा, 10⁻3 ऊपर शिफ्ट किया तो +3 बनेगा, 2 डिजिट शिफ्ट किया 1.8 इंटू 10⁻5 बनेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मार्च 2014 में पूछा गया सवाल। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों, अपनी एंट्रेंस में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखो, a network of 4 capacitors of 6 microfarad each is connected to 240 volt supply। देखो ये नेटवर्क है, 4 माइक्रोफैरेड है, तीनों सबका वैल्यू सेम है 666। बच्चों ये तीनों सीरीज में है और ये सबको पैरेलल में है 4, और इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, और हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब Q1, Q2, Q3 एंड Q4 निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो पहले तो फॉर्मूला क्या आएगा, सीरीज में होगा तो फॉर्मूला ये होता है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एंड पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 आता है, एंड C इज इक्वल टू क्या है Q अपॉन V, तो इससे हमें Q क्या मिलेगा C इंटू V। तो देखो बच्चों बहुत सिंपली इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये तीनों को हमने क्या किया, डायग्राम में ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया और ये चौथा उसको पैरेलल में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, चौथे को पैरेलल में, और उसके अक्रॉस 240 वोल्ट का वोल्टेज है। अब देखो बच्चों इनका तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, सीरीज में है तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 कितना है 6 इंटू 10⁻6, सबकी वैल्यू सेम है,
6 इंटू 10⁻⁶, 6 इंटू माइक्रो की वैल्यू -6 मैंने पुट की, 6 इंटू 10⁻⁶, 6 इंटू 10⁻�6। ये देखो ये नीचे का बेस सेम है तो 1 + 1 + 1 हम कर सकते हैं, दैट इज 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁶। 1/CS इज इक्वल टू बनेगा 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁶। इसका रेसिप्रोकल लिया तो CS इज इक्वल टू क्या बनेगा, 6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3 आएगा, 3 2 = 6 मतलब 2 इंटू 10⁻⁶ हमें CS मिला। अब ये CS किसके साथ कनेक्ट पैरेलल में है, C4 के साथ। ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसके पैरेलल में है, मतलब सर्किट ऐसे बनेगा, दिस इज CS और ये C4 है ना, ये CS है ये C4 है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई होगा C4 + CS, तो ये भी 6 है ये 2 है, तो C4 6 और ये 2, 6 + 2 कितना बनेगा 8 इंटू 10⁻⁶, मतलब 8 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू अगर सेम है तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, V1 + V2 + V3। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू क्या मिलेगी V। तो यहाँ ये तीनों सेम है तो मतलब 3V इज इक्वल टू 3V1, मैंने मान लो V1 लिया तो ये V बनेगा, तो V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा V/3, मतलब एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिला 80 वोल्ट, तो V1 इज इक्वल टू 80, V2 इज इक्वल टू 80, V3 इज इक्वल टू 80। सिमिलरली Q1 सबके ऊपर चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल, क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा ना, पाथ सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, C1 इंटू V1, कितना आता है, C 6 इंटू 10⁻⁶ और V1 की वैल्यू 80, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 4.8 इंटू 10⁻⁴। सेम मतलब ये Q जो हमने निकाला वही Q1 Q2 Q3, ये तीनों की वैल्यू मिल गई। अब बाकी रहा Q4, हमें चार्ज ही निकालना है ना। Q4 कैसे निकालेंगे, Q4 पैरेलल में है बच्चों, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज रहेगा वो Q4 रहेगा, तो Q4 इंटू V हम लोग करेंगे, सॉरी Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज देखो क्या मिला, Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V, Q4 इज इक्वल टू C4 की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, Q4 मिल गया। तो Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ये तो तीनों वैल्यू सेम है, बस Q4 की वैल्यू यहाँ पे अलग मिलती है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे, इसको खुद लिख के देखना है बच्चों अच्छे तरीके से, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है बच्चों, मैंने बोला ना आपको कैपेसिटर के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो 2017 में इसके ऊपर यह सवाल पूछा गया था। 3 capacitors of capacities 8 microfarad, 8 microfarad, 4 microfarad are connected in series and potential difference of 120 volt, V is equal to 120 volt is maintained across the combination. Calculate the charge on capacitor of capacity 4 microfarad, मतलब C3 is equal to 4 microfarad। तो हमें चार्ज ऑन C3 निकालना है, फॉर्मूला वही आएगा CS का और ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहले चार्ज Q निकालना है ना, तो उसके लिए हमें CS निकालना पड़ेगा, CS इंटू V। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CS निकालेंगे। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कितना है 884, तो 884 -6 मैंने पुट नहीं किया, बाद में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ, बेस सेम हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 2/8, राइट। तो ये 8 बेस सेम है, तो ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 2 + 2/8 मतलब 4/8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 1/2, तो CS मिलेगा 2 माइक्रोफैरेड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁶। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज चेंज होता है लेकिन सीरीज में सेम, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, सेकेंड फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CS इंटू V करो, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 120 पुट करो, तो ये 240 यही निकालना था ना चार्ज कितना आएगा 240 इंटू 10⁻⁶। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद मार्च 2022 में ये सवाल पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन देखो क्या था, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर फील्ड, कैपेसिटर के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए बच्चों, सारे फॉर्मूले लर्न करके जाने हैं। विथ एयर हैज एन एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एक मिनट ये -4 आना चाहिए,
and plate separation of 3 mm. Calculate its capacity. एक मिनट है बच्चों, यहाँ -4, गलती से मैंने -3 कर दिया, यहाँ -4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो R कितना दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with air has an area 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 mm, मतलब मिली की वैल्यू 10⁻³ होनी चाहिए। कैलकुलेट इज कैपेसिटेंस, अगेन सेम, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 8.85 × 10⁻12 इंटू -4, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा, 3 2 ज़ा 6, इसको सॉल्व किया तो 1.77 × 10⁻11 ये आंसर हमें मिलता है। आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये -10 बनेगा एंड -10 -14 होगा, ये पॉइंट शिफ्ट करने के बाद -11 आना चाहिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके कैलकुलेशन मुझे मैसेज जरूर करें, ठीक है। चलिए, वैसे कैलकुलेशन ही करना है, बाकी सब कुछ मैंने दिया है आपको, ठीक है। देखो, उसके बाद आता है अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरेड। ये क्वेश्चन आपको मार्च 2018 में पूछा गया था, मतलब C1 देके रखा है 20 माइक्रोफैरेड। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू प्लेट्स इज डबल। मतलब आपने क्या किया, D2 इज इक्वल टू 2D किया, डबल किया, एंड मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, मतलब K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब K की वैल्यू 8 हमने पुट की तो क्या होगा। देखो, मतलब हमें निकालना क्या है बच्चों, C2 निकालना है, अगर डबल किया तो, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया तो C3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया है इसलिए K कंसीडर करना है। तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, जब आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं दिया है ना बच्चों, मतलब K नहीं दिया है तो आप एप्सिलॉन नॉट ही लो, बट अगर बोला है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो एप्सिलॉन नॉट K लेना जरूरी है। A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D आएगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, D1, है ना, वही फॉर्मूला, एंड C2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, D2 लिया, बस वही फॉर्मूला। तो दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद A एप्सिलॉन नॉट K कैंसिल होगा, D1 भी कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। तो C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू C1, C1 की वैल्यू दी है 20 इंटू 1/2, 2 10 जा, मतलब C2 हमें मिल गया 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये C2 हमें मिल गया। C3 कैसे निकाले, C3 इज इक्वल टू लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट K3 अपॉन D, तो K3 उन्होंने देके रखा है, K3 कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे K3 की जगह पे हमने 8 पुट किया, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मतलब ही C2 है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मतलब सॉरी C1 है, तो C1 पुट किया, तो C3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8C1, तो 8C1 की वैल्यू कितनी है, 20, मतलब 8 इंटू 20 कितना होगा, 160 माइक्रोफैरेड। ऐसे उसको सॉल्व करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल था, मार्च 2020 में पूछा गया सवाल। A capacity of parallel plate capacitor with dielectric constant 5 is 40 माइक्रोफैरेड। K देखे रखा है 5 और उसकी कैपेसिटी कितनी दी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, 40 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव। बच्चों, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें C निकालना है, मतलब CK इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू C होता है। कैपेसिटी डिक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करने से, तो यहाँ K इंटू सॉरी एक मिनट, C इज इक्वल टू क्या होता है, CK अपॉन CK अपॉन K, ऐसा फॉर्मूला है। तो K अगर इंक्रीज किया तो C क्या होगा, डिक्रीज, K अगर डिक्रीज किया तो C इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमें CK इज इक्वल टू K इंटू C, ये फॉर्मूला याद रखो। तो यहाँ CK अपॉन C आएगा, एक मिनट क्या गलती की, यहाँ CK अपॉन K होना चाहिए बच्चों, CK अपॉन K आएगा, तो यहाँ CK कितना है 40 इंटू 10⁻⁶ और K की वैल्यू 5, तो 5 8 जा 40। बहुत सिंपल क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2010 में पोटेंशियल एनर्जी क्या कैपेसिटेंस की एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। C देके रखा है 100 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल दिया है 1 किलो वोल्ट, है ना। तो ये कितना बनेगा, 100 इंटू 10⁻⁶, तो ये 10⁻2 है एंड ये -6 है, मतलब ये 2 - 6 बनेगा -4 फैरेड, एंड V इज इक्वल टू 1 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV स्क्वायर बनेगा, तो U इज इक्वल टू हाफ, C कितना है 10⁻⁴ और V कितना है 1000 स्क्वायर, मतलब C हाफ इंटू 10⁻⁴ 10⁻³ 1000 की वैल्यू 3 और उसका स्क्वायर 3 2 जा 6,
मतलब ये 0.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 6, ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻², मतलब ये 50 जूल आएगा। बहुत सिंपल सवाल था बच्चों 2010 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद उसी के जैसा 2018 में सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ फैरेड एंड V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो U इज इक्वल टू वही फॉर्मूला यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। मुझे नहीं लगता इसको वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के राइटिंग प्रैक्टिस करो। बच्चों ये थे सारे सवाल, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस। अब हम लोग इसके एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो मैंने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं 2008 से 2022 तक, सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व किए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन 2008 में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कंडेंसर। मैंने क्या बोला, कंडेंसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। लार्ज चार्जेस लो पोटेंशियल में स्टोर करने का काम करता है। मतलब C का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q/V। V कम रहेगा तो Q ज्यादा रहेगा। लार्ज चार्ज स्टोर्ड इन लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शंस सेम हो गए, लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल, लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल। यहाँ लेस चार्ज कर दो, एक में लेस कर दो, ये ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन करेक्ट। मतलब दोनों सेम हो गए थे, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद टू कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड थर्ड आर कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब देखो दो कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर, कलर चेंज करो बच्चों, देखो एक मिनट, देखो दो कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, दोनों सीरीज में है और तीसरा इनको पैरेलल में है, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इसका कितना है 4 माइक्रोफैरेड, इसका भी 4 माइक्रोफैरेड, इसका भी 4 माइक्रोफैरेड, सबकी वैल्यू सेम है। तो पहले ये सीरीज का फॉर्मूला निकालो, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब 1/4 प्लस 1/4, 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2/4, 1 डिवाइड बाई CS, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2, तो CS इज इक्वल टू कितना बनेगा 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। बट हमें दोनों का मिला के करना है। अब ये इसको पैरेलल में है, दिस इज CS एंड दिस इज C3, मतलब ये 4, ये दोनों पैरेलल में आ गई, ये कितना है 2 एंड ये कितना है 4, तो CP इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। है क्या 6 माइक्रोफैरेड? यस, इट इज ऑप्शन नंबर C। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालते चलो बच्चों, जो मैं सॉल्व करके देती हूँ ना उसका स्क्रीनशॉट निकाल के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट MCQ में पूछा गया है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन है ना CET में भी पूछे जाते हैं आपको, मतलब इसी टाइप के कंडेंसर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कंडेंसर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा ये उन्होंने पूछा है 4 माइक्रोफैरेड के ऊपर। तो बच्चों बस उसी का जो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ C कितना है चार्ज 4 इंटू वोल्टेज कितना है 50, बहुत सिंपल है। तो 4 इंटू 5 मतलब ये 200 बनेगा, 200 कुलोम, माइक्रो कुलोम, क्योंकि माइक्रोफैरेड है तो माइक्रो कुलोम आना चाहिए, विच इज ऑप्शन C हियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, C ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्च 14 में ये सवाल पूछा गया था। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर का इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, λ/2 पाई r एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ये फॉर्मूला था। यहाँ डिस्टेंस उन्होंने L नहीं, डिस्टेंस उन्होंने R देके रखा है, तो मैं L के बजाय यहाँ पे क्या लेती हूँ R, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों यहाँ क्या पता चलता है कि इंटेंसिटी R को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R है ना, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब 1/R ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, विच इज ऑप्शन A। ये तो फॉर्मूला ही हम लोगों ने डिराइव किया। क्या फॉर्मूला, सबसे पहला डेरिवेशन आज का क्या, सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R²। बस थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, R² को कॉमन निकाल लिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस r outside the charge conducting sphere of radius r in terms of surface charge density sigma is sigma into sigma by epsilon naught r upon r और होल ब्रैकेट स्क्वायर। यही क्वेश्चन आगे जाके और एक बार पूछा गया है, देखो रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम, मार्च 19 में भी सेम क्वेश्चन था एंड मार्च कितना है वो, मार्च 15 में भी सवाल था, कुछ भी डिफरेंस नहीं, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, बच्चों स्फीयर स्पेरिकल अभी पहला एप्लीकेशन, इसकी रेडियस हमने डबल की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा आर स्क्वायर, एक मिनट इसको नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, सिग्मा वाला नहीं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था बच्चों। इसमें ये डिस्टेंस आर जो है ना, हमने डिस्टेंस लिया था यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, तो इसके अंदर उन्होंने स्फीयर की रेडियस डबल कर दी मटेरियल, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स पूछा है बच्चों, फ्लक्स फाई का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा है, उससे फ्लक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो यहाँ पे देखो फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा, फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा, रेडियस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E इंटू डी एस होता है ना, डी एस मतलब क्या 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा, एक मिनट Q अपॉन, इसका फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और इसका 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 4 पाई तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे भी फाई का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में कहा रेडियस आती है, वो सेम ही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गॉस लॉ, मुझे लगा इंटेंसिटी है इसलिए मैंने उसको सॉल्व किया, कोई जरूरत नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर डिक्रीजेस विथ, हाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज स्फीयर एप्सिलॉन नॉट के, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, के इंटू आर स्क्वायर, तो के अगर मैं डिक्रीज करती हूं तो E इंक्रीज होगा, तो उन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला है, डिक्रीज करने के लिए बोला है, यहाँ पे हमें के क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज करने के लिए बोला है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इंक्रीज करना होगा। इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर, फॉर्मूले के ऊपर पूरा बेस्ड है, इफ द चार्ज ऑन द कंडेंसर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड इज डबल, बच्चों चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज ऑन द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, चार्ज के फॉर्म में Q स्क्वायर बाय C, और उन्होंने बोला कि चार्ज हमने डबल किया, मतलब Q को हमने 2Q किया तो हाफ 2Q स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाय C, तो 2 का क्या बना, 2 का स्क्वायर 4, मतलब एनर्जी क्या होगी 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ब्लैक कलर चाहिए था मुझे, 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। उसके बाद ये तो फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक, देखो जो एप्लीकेशंस है ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज सिलेंडर हैविंग द चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्या होता है, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू आर, ठीक है, और ये तो हमने सॉल्व ही किया। ये थोड़ा अलग है, देखो टॉर्क एक्सर्टेड, टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछे बच्चों, टॉर्क के ऊपर, टॉर्क का भी डेरिवेशन है इस चैप्टर में, तो टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं पूछे है, बट उसके ऊपर MCQ पूछा है। क्या टॉर्क का फॉर्मूला मैं बता दूं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, तो यहाँ साइन की वैल्यू अगर 90 रही, थीटा की वैल्यू अगर 90 रही तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सर्टेड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मार्च 2022 में पूछा गया सवाल, दैट इज 90 डिग्री। बच्चों ये सारे MCQs, इतने ही MCQs इस टॉपिक से पूछे गए थे, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो। मार्च 8 में, 9 में, 10 में, मतलब हर एक साल देखो, 10 के बाद 11, 12, 13 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 14 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 15 में पूछा गया है, उसके बाद 15 अक्टूबर में भी पूछा गया, 16 में पूछा गया, मार्च 17 में पूछा गया, 18 में, हर साल 19 के बाद 20 में नहीं, लेकिन 21, 22 में पूछा है, 21 में तो पेपर्स ही नहीं हुए, 22 में पूछा गया, मतलब
हर एक साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। होप सो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सवाल ही लेने वाली हूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर किसी को लगता है मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डबल से वीडियो बना के उसको अपलोड करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेने वाली हूँ। इतना भी अगर आप करते हो तो फिजिक्स में 50-60 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे।